एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन फाइंड करना। ठीक है, किसी दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना। वास्तव में इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन फाइंड करने का मीन्स ये है कि हम दिए गए फंक्शन का प्रिमिटिव फाइंड कर रहे होते हैं। प्रिमिटिव वर्ड को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि फाइंड एन इंटीग्रल, या एंटी डेरिवेटिव कहें या प्रिमिटिव कहें या एन इंटीग्रल बोलें। ठीक है, सबका सेंस एक ही है। तो फाइनली हम इंटीग्रल पे पहुंच गए। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इंटीग्रल पार्ट की अगर हम डिस्कशन करने शुरू कर रहे हैं तो पहला वर्ड आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्रिमिटिव है क्या। ठीक है, तो कोई फंक्शन अगर हमें दिया गया है, कोई फंक्शन, सपोज दैट phi x, let phi x be a function। क्या है? कोई फंक्शन है phi x, then function phi x, ये जो phi x है is called primitive of function fx if phi dash x is equal to f of x। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन phi x किसी फंक्शन fx का, किसी फंक्शन phi x जो है किसी फंक्शन fx का प्रिमिटिव कहलाएगा जब phi dash x is equal to fx हो जाए। क्या हो जाए? phi dash x is equal to fx हो जाए। क्लियर? इसका सेंस क्या निकलता है? देखिए, सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है x⁴/4। सपोज दैट ये कोई फंक्शन है। ठीक है, phi ऑफ x, ये कोई फंक्शन है। ठीक, अब अगर x⁴/4 इस फंक्शन को हम क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें। phi x is equal to x⁴/4। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है। क्या नया फंक्शन मिलता है? phi dash x is equal to x⁴। मीन्स अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो 4 आगे आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा पावर में, और ये 4 से 4 कट गया, इज इक्वल टू x³ तो हम ये कहते हैं फाइनली अगर देखा जाए तो d/dx ऑफ x⁴/4 इज इक्वल टू x³ मीन्स x⁴/4 इज द प्रिमिटिव ऑफ x³। x⁴ जो है, x⁴/4 का प्रिमिटिव कौन है? ये जो है ये प्रिमिटिव है किसका? x³ का। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें तो हम फंक्शन ले लें phi x इज इक्वल टू x⁴/4। सपोज दैट यहां पर -2 ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर दिस इंप्लाइज दैट अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं phi dash x को, तो आप जानते हो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे 4x³ माइनस डिफरेंशिएशन कितना? 0 मींस phi dash x इज इक्वल टू कितना? ये हमारा कितना आएगा? ये आ जाएगा x³ और इसको हम नाम दे दें क्या? fx। ये क्या आ रहा है? fx ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि fx का प्रिमिटिव x⁴/4 भी है और fx का प्रिमिटिव मींस x³ का प्रिमिटिव x⁴/4 - 2 भी है। ठीक है, एक नया फंक्शन और ले लेते हैं phi x इज इक्वल टू x⁴/4 प्लस 2020। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अभी भी अगर हम फाइंड करते हैं phi dash x तो फिर से हमारे पास x³ ही आएगा। देखिए फाइंड करिए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x³ और ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, मींस फिर से हमें f ऑफ x मिल गया। तो यहां से हमें एक कंफर्म हो गया कि ये सब भी, ये फंक्शन भी कौन से, इसको हम phi 1 कहते हैं, इसको phi 2 कहते हैं और इसको phi 3। तो phi 1, phi 2, phi 3 ये जितने भी फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं वो सब के सब x³ के क्या है? प्रिमिटिव हैं। क्या है? प्रिमिटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मींस इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें एक फंक्शन दिया होता था और हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव भी फाइंड कर रहे होते हैं। अब हमें क्या कर रहा है? अब वो कह रहा है कि नहीं, आपको हम एक ऑलरेडी डेरिवेटिव दे रहे हैं, आप उसका प्रिमिटिव फाइंड करिए, मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करिए। ठीक है, आप वो फंक्शन फाइंड करिए जिसका डेरिवेटिव हम दिए हैं। ठीक है, तो ये हम फाइंड कर रहे होते हैं। अब देखो यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गया कि किसी भी फंक्शन का प्रिमिटिव यूनिक नहीं हो सकता।
क्या नहीं हो सकता, यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स क्यूब का प्रिमिटिव एक्स टू द पावर 4/4 भी है और एक्स क्यूब का प्रिमिटिव एक्स टू द पावर 4/4 - 2 और ये भी, ये सब के सब आ रहे हैं। इसका मतलब एक्स क्यूब का प्रिमिटिव यूनिक नहीं हो सकता। मींस किसी फंक्शन का अगर हम प्रिमिटिव फाइंड कर रहे होते हैं तो वो यूनिक नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, तो यहां से हम एक सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं, अगर फाई एक्स एफ एक्स का कोई प्रिमिटिव है तो फाई ऑफ एक्स प्लस सी भी इसका एक प्रिमिटिव होगा। फाई ऑफ एक्स प्लस सी भी इसका एक प्रिमिटिव होगा एफ एक्स का। ठीक है, पक्का? इज आ प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। क्लियर? ऑफ एफ एक्स ऑल्सो ये भी होगा। इसका मतलब ये हो गया d/dx ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर? यही तो होगा। मीन्स अगर फाई एक्स एफ ऑफ एक्स का प्रिमिटिव है तो फाई ऑफ एक्स प्लस सी इसका प्रिमिटिव होगा। वेयर सी है क्या? सी वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। सी क्या है? कोई कांस्टेंट है। ठीक है, सी क्या है? कोई कांस्टेंट है। अब देखो, सी की वैल्यू लगातार हम लोग चेंज कर रहे थे ना, कॉन्टिन्यूसली हम चेंज कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रिमिटिव हमें मिलते जा रहे थे डिफरेंट टाइप के। किसके? एफ एक्स के। तो एफ एक्स के हमें डिफरेंट टाइप के प्रिमिटिव मिले। ऐसे कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब किसी फंक्शन के कितने प्रिमिटिव हो सकते हैं? इनफाइनाइट प्रिमिटिव हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट प्रिमिटिव हो सकते हैं किसी फंक्शन के। और किसी फंक्शन के सारे प्रिमिटिव को कलेक्ट कर लो, मींस उनका एक सेट ले लो। ठीक है, क्या ले लो? एक सेट ले लो, तो वो उस फंक्शन का क्या कहलाता है? फैमिली कहलाता है। क्या कहलाता है? उस फंक्शन के प्रिमिटिव्स की फैमिली कहलाता है। ठीक है, मींस फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, मींस अगर हम बात करें एफ ऑफ ये जो लिखा गया है कि फाई एक्स प्लस सी, इसमें सारे के सारे इसके प्रिमिटिव्स आ गए। ये सारे प्रिमिटिव्स हैं किसके? एफ ऑफ एक्स के। तो ये क्या हो जाएगा? फैमिली। ये क्या हो जाएगा? फैमिली इज द सेट ऑफ ऑल primitives of fx that is phi of x plus c is called the family of that family of fx। ठीक है, क्या कहलाएगा? वो fx की फैमिली कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? fx की फैमिली कहलाएगा। ठीक है, मीन्स हम फैमिली की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? बेसिकली फैमिली की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या? प्रिमिटिव्स। क्या हो गया? प्रिमिटिव्स हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फैमिली की बात कर रहे होते हैं इसके सारे फंक्शन के। ठीक है, देखिए, तो ये सारे से सारे उसके प्रिमिटिव्स हो गए। अच्छा, अब ये c है क्या? कांस्टेंट है, जिसको हम इनडेफिनिट, क्योंकि ये डेफिनिट नहीं है, c कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इनडेफिनिट है, हम जैसे चाहे वैसे हम पुट कर सकते हैं c की वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसका जो प्रिमिटिव फाइंड कर देते हैं और c ऐड करने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल कैसे फाइंड करना होता है। देखिए, कुछ हमारे पास बेसिक्स या स्टैंडर्ड रिजल्ट कह सकते हैं। ठीक है, पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे पहला इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। देखिए,
जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पहला जैसे x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, ये n आगे आता था और पावर में से एक माइनस होता था। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर, तो ये हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x, या रुकिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस सी प्लस सी। ऐसा क्यों, क्योंकि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ए की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड करने होते हैं तो a टू द पावर x log a बेस c। ठीक है, हम यही तो करते हैं। और इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इधर से ये डिफरेंशिएशन का साइन रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखें ये हो गया। अच्छा, किसी कांस्टेंट c1, ये c1 क्या है, कोई कांस्टेंट है। अगर किसी कांस्टेंट का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो खुद वहां प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, वेयर c1 इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, और c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये इंटीग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना, e टू द पावर x प्लस c होता है। e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस e टू द पावर माइनस x और प्लस c हो जाता है। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डिफरेंशिएशन पढ़े थे, तो सेम उसका इंटीग्रेशन भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखिए तो यहां पर साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स और प्लस सी माइनस के साथ। ठीक है, और यहां पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है, देखिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, tan x हो जाएगा। क्लियर, और प्लस c ऐड करना मत भूले। इंटीग्रेशन ऑफ, फिर बात आती है किसकी, सेक स्क्वायर एक्स के बाद हम लोग किसका डिफरेंशिएशन निकालते थे, कॉट एक्स का। किसका, कॉट एक्स का। ठीक है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स और प्लस सी। क्लियर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ और भी हमारे पास इंटीग्रेशन है। जैसे अगर हम बात करें tan x का, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो tan x के दो इंटीग्रेशन होते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है और कुछ नहीं, dx इज इक्वल टू tan को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो cos को t मान करके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो फिलहाल यहां पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे अगर हम लर्न करना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग कॉस एक्स मॉड में प्लस सी। ठीक है, और इसी का होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कैसे आता है, इस माइनस को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है लॉग कॉस की पावर -1, और ये इसको बना देता है क्या, log 1 अपॉन कॉस एक्स, और तुम जानते हो 1 अपॉन कॉस मतलब सेक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कितना, log सेक एक्स। क्लियर, तो ये इतने स्टैंडर्ड है। फिर हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, देखिए जैसे
अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये कितना होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस लगाओ डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स x प्लस सी। यही चीज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनली tan इनवर्स x प्लस सी। और अगर यही चीज की हम बात करें प्लस के साथ लिखा हो, किसके साथ, प्लस के साथ लिखा हो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल, सॉरी माइनस के साथ लिखा हो तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस सी, ये हो जाता है। क्लियर। फिर अगर हम बात करें तो यहां पर लास्ट क्या है, 1 माइनस के साथ x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाता है कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट जिनको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन सारे रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, अभी हम लोगों ने कहा कि सेक एक्स, देखिए ये बताइए सेक एक्स tan x dx का इंटीग्रेशन कितना, सेक एक्स, ठीक है, प्लस सी। लेकिन अगर हम कहें कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन आगे चल के हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन ये होता कितना है, ये होता है log सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है कितना, log tan π/4 प्लस x/2। क्लियर, और प्लस सी, ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब लोग आगे डिस्कस करते हैं और भी स्टैंडर्ड रिजल्ट जो भी होंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय डिस्कस करेंगे, और भी जितने मेथड होंगे हम अलग अलग वेरियस मेथड को डिस्कस करेंगे। जैसे इसके बाद पहले तो हम लोग देखेंगे सिंपल में सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, प्रिमिटिव कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रिमिटिव या इंटीग्रल कैसे फाइंड कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। फिर बाय पार्ट देखेंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर बना करके देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग फंक्शन होते हैं, डिवीजन मेथड देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के मेथड्स होंगे जिनसे हम वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे देखिए, तो ये अलग अलग टाइप के फंक्शन हमारे पास होंगे। जैसे सपोज दैट कुछ फंक्शंस हैं जिसके हम बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला EXP एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, सपोज दैट वो आपसे कह रहा है कि आप फाइंड करिए x⁴ dx का इंटीग्रेशन। तो सिंपल अभी हमने कहा था कि पावर 1 बढ़ जाती है और जितना बढ़ने के बाद आता है, इंक्रीज करने के बाद वो आपका नीचे आता है। ठीक है, तो 5/5 प्लस सी आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर फंक्शन दिया हो x⁴ dx इज इक्वल टू, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कितना, x⁴ प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴/3 अपॉन ये कितना, ये हो जाएगा 4/3, और ये 4/3 यहां आएगा। इसको जब आप इसको क्या करोगे, रिवर्स करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, प्लस सी आंसर। लेकिन अगर यही कहें -2/3 हो, ठीक है, dx, तो ये कितना हो जाएगा, -2/3 प्लस का 1 अपॉन -2/3 प्लस का 1 और प्लस सी इज इक्वल टू, जैसे इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होगा प्लस सी कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये कितना आएगा x⁴ अपॉन, ये देखिए यहाँ पे भी 1/3 आएगा, तो फाइनली 3 आगे आ जाएगा और प्लस सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर कहीं लिखा गया हो 1/x dx, इसका मतलब ये सीधे सीधे log x प्लस सी। ठीक है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x या √x ये लिखा हो, √x मींस पावर 1 को
यहाँ पर पावर कितनी है 1 है, लेकिन अगर पावर 1 के बाद कुछ भी और होगा तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, log x कभी नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ, रूट को हम हाफ लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर हाफ अपॉन ये हो जाएगा प्लस का हाफ मींस 2 आ जाएगा आगे, क्लियर, और प्लस c आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये तो थे हमारे इंटीग्रेशंस, ठीक है, जिनको हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा कुछ और देख लेते हैं, जैसे कुछ और इंटीग्रेशन हम लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस 4x स्क्वायर प्लस साइन x 3 साइन x dx, सपोज दैट कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से दिया है, तो इसमें हर एक को अलग अलग कर लो, ठीक है। ये एक थ्योरम है कि एक किसी भी फंक्शन के, मतलब किसी दिए गए फंक्शन के प्रिमिटिव को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है, मींस इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो e की पावर x dx प्लस कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 3 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, क्लियर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 साइन x का माइनस का कॉस x, क्लियर, और प्लस का c, ये कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा e की पावर x और ये प्लस 4/3 एक्स क्यूब और माइनस का 3 cos x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये सिंपल तरीके से हैं जिनको आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि e टू द पावर 5 log x बेस c माइनस e टू द पावर 4 log x बेस c अपॉन e टू द पावर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 log x बेस e माइनस e टू द पावर 2 log x बेस e। अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, इसका प्रिमिटिव निकालना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे इसका प्रिमिटिव, ठीक है। देखिए तो इसके प्रिमिटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, सिंस e टू द पावर log x बेस e अगर होता है, तो एक बात यहां पर जो बेस होता है अगर log इस e के एक्सपोनेंशियल के पावर में अगर है और जो बेस यहां पर है वही बेस यहां होता है, तो ये जो वैल्यू लिखी होती है ये सिर्फ और सिर्फ आ जाती है आगे, ये log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, log और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है, सीधे सीधे log आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पर इसको यूज करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, ये कितना हो जाएगा e टू द पावर 5 log x बेस e, तो पहले e की पावर log x टू द पावर 5 बेस e माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 4 बेस e अपॉन e टू द पावर log x क्यूब बेस e माइनस e टू द पावर log x स्क्वायर बेस e dx, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इजिली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखिए अब ये हो जाएगा हमारा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 माइनस ये हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा x टू द पावर 3 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, dx, फिर इज इक्वल टू, इसके बाद देखिए यहां से x की पावर 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 आएगा और यहां से कितना कॉमन होगा, x क्यूब कॉमन हो जाएगा और कितना आएगा, सॉरी x स्क्वायर कॉमन होगा, x स्क्वायर और x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, dx और इंटीग्रेशन, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी पावर कट जाएगी, ये आएगा कितना x टू द पावर 2 dx मींस x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, आंसर है, ठीक है। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन करने पर क्या आया, ये आया, ठीक है, क्लियर, ये इसका क्या है, आंसर है, क्लियर।
इस टाइप के फंक्शन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया साइन एक्स का, किसका, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने डिस्कस नहीं किया। अगर आपको फंक्शन में दिया हो कि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। मान लीजिए ये गिवन है, तो ये हो जाएगा cos 2x dx अलग अलग, प्लस पहला काम तो अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 बाहर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx, क्लियर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos x का कितना होता है, माइनस cos x का कितना होता है इंटीग्रेशन, साइन x का माइनस cos x, लेकिन cos x का साइन x होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो साइन 2x और ये जो 2 है, x के इंटू में जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, प्लस 2, यहां पर एक फॉर्मूला लगाइए, ये है फॉर्मूला किसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, ठीक है। ये हो जाएगा यहां पर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, क्लियर, ये हो जाएगा क्लियर, क्योंकि सिंस cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर x की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर साइन 2x अपॉन 2 प्लस 2, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा क्या, अब सेपरेट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 2 प्लस x, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, ये और ये कैंसिल आउट, x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर कितना आया फाइनली, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर हो जाएगा कितना आपका, cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, cos x का sin x होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कितना है फाइनली, x प्लस c आया, क्लियर। देखिए अब अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट टाइप के फंक्शन की, तो नेक्स्ट टाइप का फंक्शन कैसे हो सकता है, देखिए सपोज दैट देखिए अगर दिया गया हो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x log a बेस e dx, तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था इस x को इसके ऊपर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला ये कैसे ऊपर जाता है ये भी सुन लो। अभी इसके पहले में भी डिस्कस किया था, ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये पढ़ा था, ठीक है। सेम उसी फार्मूले पे हम इसको करेंगे, तो देखो ये ऊपर जाएगा तो e की पावर log a टू द पावर x बेस e, ये हो जाएगा। और अब अभी हमने कहा था कि जब भी बेस सेम होगा तो ये हट जाएगा, पूरा पूरा क्या आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, a टू द पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। देखिए नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर a, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर a, x टू द पावर क्या है, a है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप जानते हो a कांस्टेंट है, तो x टू पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सिंपली है, ठीक है, सिंपल सा था और इजीली ये इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो देखिए अगर कहीं लिखा गया है e टू द पावर x इंटू a टू द पावर x dx, तो आप अच्छे तरीके जानते हो इसको हम लिख सकते हैं क्या, e a की होल पावर x dx, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
जैसे अभी हम लोगों ने किया था a की पावर x का, a की पावर x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ae टू द पावर x अपॉन log ae प्लस c। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्लियर है। ये हमारा क्या है, पूरा इंटीग्रेशन का था, ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन का, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर log x बेस e dx, ठीक है। देखो एक बेस चेंजमेंट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये लॉगरिथम के फॉर्मूले हैं, ये सब लॉगरिथम के फॉर्मूले हैं, ठीक है। देखिए सिंस अगर हम देखें तो x की पावर log y बेस e या बेस a, बेस कुछ भी हो उससे कुछ नहीं करना, ठीक है। ये होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्यों, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, y की पावर log x बेस e, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर e ना लिख करके अगर आप a लिखना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही बेस चेंजमेंट का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x टू द पावर 2 log कितना, 2 log, ये चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 बेस a, क्लियर, dx, यही तो होगा, ये हो जाएगा x की पावर log 2 बेस a, ठीक है, log 2 बेस a, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा, यहां पर यही चेंजमेंट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये जो है, ठीक है। और यहां पर बेस क्या था, हमने a लिया था, ठीक है, a मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। यहां पर देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, e, तो हम क्या रखेंगे, e रखेंगे। अब देखो x की पावर ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो अब x की पावर n का सीधे सीधे इंटीग्रेशन लगा दो, तो x की पावर log 2 बेस e प्लस 1 अपॉन log 2 बेस e प्लस 1, ठीक है, प्लस c, क्लियर हो गया। ये पूरा हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें लास्ट में लगा है x की पावर n का इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन लगा है यहाँ पर, ठीक है। जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करें तो उसके बगल में आप वो फॉर्मूला लिख दें सिंस करके, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।